लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना हमारे लिए इतना घातक हो जाएगा। उसके बाद तारा कुछ सोचती हुई बोली, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये सारा किया धरा उसी का है तो उसे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसके रास्ते की रुकावट मैं हूं। वो ध्रुव को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी? वो तो उस पर और उसकी शक्तियों पर यकीन भी नहीं करता। तारा की इस बात पर अनन्या ने जो जवाब दिया वो सुनकर सब हैरान थे। अनन्या ने तारा को घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है ध्रुव के साथ ऐसा क्यों हुआ है। तारा ने जैसे ही कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा ध्रुव के साथ ये सब क्यों हुआ। तारा की इस बात पर अनन्या ने जो जवाब दिया वो सुनकर सब हैरान थे। अनन्या ने तारा को घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है ध्रुव के साथ ऐसा क्यों हुआ है। अनन्या के इतना कहते ही वहां मौजूद सबका ध्यान अनन्या की तरफ चला गया, क्योंकि जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था उस सवाल का जवाब अनन्या कैसे जानती थी, ये जानने के लिए सब उत्सुक थे। तारा ने अनन्या को गौर से देखते हुए पूछा, मैं समझी नहीं अनन्या, तुम्हें कैसे पता कि ध्रुव के साथ ऐसा क्यों है? और अगर तुम्हें पता है तो प्लीज हमें भी बताओ। तारा के इस सवाल पर अनन्या उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जबकि इस सब के जिम्मेदार तुम ही हो। अभी तो सिर्फ ध्रुव के साथ ऐसा हुआ है तारा, मुझे तो लगता है बारी बारी से सब पर ये मुसीबत आएगी। जुल्मी के साथ भी देख ही रही हो, बुरा हो ही चुका है, ध्रुव भी इस हालत में है। अब हम सब के साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा और इन सब की जिम्मेदार तुम होगी, क्योंकि तुमने अभी भी खुद कहा ना कि उसके रास्ते की रुकावट तुम हो, और क्योंकि हम सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं और हमारी बदौलत तुम कामयाब हो सकती हो, इसलिए वो हम सबको नुकसान पहुंचाकर तुम्हें रोकना चाहती है। अनन्या की इस बात पर तारा हैरानी से बोली, तुम बार बार मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने से सब कुछ बदल जाएगा? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ अनन्या, मैं पाली अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, बल्कि ध्रुव खुद गया था मुझे लेने, बल्कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ। और सिर्फ तुम लोगों के कहने पर ही मैंने इन सब में इन्वॉल्व होना चुना। उसके बावजूद तुम बार बार मुझे ही गलत ठहरा रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, या तुम चाहती ही नहीं हो कि पाली में जो भी हो रहा है वो सब कभी खत्म हो। तारा और अनन्या के बीच की इस बहस को कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अचानक क्या शुरू हो गया और इन्हें कैसे रोका जाए। तभी सुमेर ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, देखो तुम दोनों अभी भावुक होकर सोच रही हो, लेकिन अभी भावुक होकर सोचने से काम नहीं चलेगा। अनन्या तुम तारा पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि तारा की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि इन सब की शुरुआत तो तुम्हारे दोस्तों ने की है, तुम्हारे इस दोस्त ध्रुव ने की है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ध्रुव भी है। और तारा तुम अनन्या की बातों का बुरा नहीं मानो, क्योंकि उसका दोस्त इस हालत में है। ये लोग सब यहाँ फंसे हुए हैं, इस वजह से इसका इस तरीके से व्यवहार करना बहुत आम बात है। तुम समझदार हो, समझदारी से काम लो। पुजारी जी जो अब तक खामोशी से इन सारी बातों को सुन रहे थे, सुमेर की बात खत्म होते ही वो तारा से बोले, देखो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे को गलत ठहराना, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन इनमें हम सबसे जरूरी बात नहीं भूल सकते। तारा तुम मुझे ये बताओ कि जिस काम के लिए तुमने इतना बड़ा खतरा उठाया और जिस काम की वजह से ये लड़का इस हालत में पड़ा हुआ है, वो काम हुआ या नहीं? अगर वो काम हो गया है तो ये सारी चीजें व्यर्थ नहीं हुई हैं और ये लड़का तो होश में आ ही जाएगा। पुजारी जी के अचानक इस जिक्र से तारा अफसोस से भरी आवाज में बोली, नहीं पुजारी जी, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि उस जगह पर कुछ भी नहीं था। अब हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ हो सकता है। तारा के इस जवाब पर पुजारी जी बिल्कुल हैरान नहीं हुए, बल्कि वो बहुत ही सामान्य तरीके से बोले, मुझे लगा ही था ये काम जितना आसान और सीधा दिखता है उतना हो नहीं सकता। हमने एक अंदाजा लगाया और उस अंदाजे के आधार पर वो चीज हमें मिल जाए, ये तो संभव नहीं है। मुझे लगता है हमें एक बार उस वशीकरण खंडहर में भी देखना होगा। संभव है गुरु देवदत्त ने अपनी निगरानी में ही उसे वहां रखवाया हो। तारा और पुजारी जी की इस बात पर अनन्या ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव की हालत देखने के बाद भी आप लोग फिर से वही सारी चीजें कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कुछ वक्त के लिए आप लोगों को इन चीजों का पीछा छोड़ देना चाहिए?
वरना कौन जानता है अभी सिर्फ ध्रुव पर हमला हुआ है, आगे किसी को कोई भारी नुकसान ही हो जाए। अनन्या की इस तरीके की बात से तारा ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और बोली, अनन्या, तुम जिस तरीके से और जिस यकीन से ये सारी बातें बोलती हो ना, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि तुम पहली बार पाली शहर से आई हो और तुम्हें इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं है। सच कह रही हो। तारा की इस बात पर अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप एकटक ध्रुव की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद पुजारी जी और सुमेर वहां से जाने के लिए निकलने लगे। जाते जाते सुमेर ने अनन्या से कहा, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे खबर भिजवा देना। अगर लगे कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है तो ले जाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पुजारी जी ने भी तारा से कहा, तारा, तुम्हारे पास वो जो लेख है उन्हें अच्छे से देखो। एक बार इसे होश आ जाए उसके बाद हम वशीकरण खंडहर भी चलेंगे। वहां जाकर तुम अपनी आंखों से वहां की सारी चीजें भी देख लोगी और हम आगे का भी कुछ सोच सकते हैं। पुजारी जी और सुमेर के जाने के बाद विक्की ने तारा और अनन्या से कहा, तुम दोनों भी जाकर रेस्ट करो। आज इतना कुछ हो गया है कि हम में से कोई सुकून से एक पल नहीं बैठा है। ध्रुव के पास मैं हूं, छलावा है, हम देख लेंगे। तारा और अनन्या दोनों में से किसी का मन नहीं था कि वो ध्रुव के पास से हटे, क्योंकि उन दोनों को ही ध्रुव की फिक्र थी। लेकिन विक्की की भी बात सही थी, उन्हें आराम की भी जरूरत थी, इसलिए दोनों ही वहां से उठकर अपने अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद अनन्या ने जल्दी से कमरे के दरवाजे को बंद किया और बेचैनी से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे अपने आसपास क्यों महसूस होती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कई बार जो चीजें मैं नहीं करना चाहती हूँ वो भी मैं करती हूँ। मुझे उससे एक जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ मेरी मुसीबत बढ़ा रही है ये लड़की तारा। ये समझ नहीं रही है, इसकी ये सारी खोजबीन और इसके ये टोटके सबको मुसीबत में डालेंगे ही डालेंगे। मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि तारा की वजह से धीरे धीरे ध्रुव भी इन सब में इन्वॉल्व होता जा रहा है और उसे भी इन बातों में यकीन होता जा रहा है। एक तरफ जहां अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि उस बंजारन से उसे जुड़ाव क्यों लग रहा है, क्या ये हमदर्दी है जो उसे इसलिए हो रही है कि उसके साथ अन्याय हुआ था, या कुछ और है। और दूसरी तरफ तारा की वजह से भी परेशान थी और इन्हीं उधेड़पुन में वो बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। इस तरफ तारा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो इधर से उधर करवटें बदलती हुई कभी अनन्या के बारे में सोचती तो कभी उस बंजारन की झोपड़ी में हुए हादसे के बारे में सोचती, तो कभी ये सोचती कि ऐसा क्या करे और कहाँ ढूंढे ताकि उसे वो नाखून और बाल वाली डिबिया मिल जाए। वो जितना कोशिश करती थी एक एक कदम आगे बढ़ने की, उतने ही कदम पीछे होती जा रही थी। वो जानती थी कि उन लोगों के साथ अब खुलेआम छल हो रहा है, और वो छल ऐसे हो रहे हैं जिसे रोक पाना उसके बस में नहीं लग रहा था। इन्हीं सब उधेड़बुन में पता नहीं कब तारा की आंख लग गई। अभी उसकी आंख लगकर कुछ ही वक्त बीते थे कि तभी उसे लगा जैसे कोई बड़ी तेजी से पायल पहनकर गुजरा है। इस आवाज पर तारा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और कमरे में चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। उसने गौर किया कि आवाज उसके कमरे से बाहर आ रही है। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, फिर उसने सोचा कि कहीं ये सजनी तो नहीं है जो किसी काम से उठी हो। लेकिन अब धीरे धीरे वो पायल की आवाज कभी दूर जाती कभी पास आती। आखिर में जब तारा से रहा नहीं गया तो वो धीरे से बेड से उतरी और कमरे से बाहर देखने के लिए निकल गई। धीरे से दरवाजा खोलकर जब तारा कमरे के बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ है। बाहर हल्के से पीले बल्ब की रोशनी में पूरा घर अजीब सी शांति लिए था। एक तरफ बरामदे में तख्त पर ध्रुव लेटा हुआ था और वहीं नीचे गद्दे पर छलावा और विकी दीवारों के सहारे टेक लगाकर सोए हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे वो भी अभी सोए हैं। उन्होंने सारी रात लगभग बैठकर ही गुजार दी थी। तारा ने अनन्या के कमरे की तरफ नजर डाली तो उसका कमरा भी बंद दिख रहा था। तभी उसे दोबारा फिर से पायल की आवाज सुनाई दी और इस बार तारा ने सोचा कि क्यों ना एक बार सजनी को देख लिया जाए। और ये सोचकर तारा रसोई की तरफ चली गई और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि सजनी भी रसोई के फर्श पर अपना बिस्तर बिछाए आराम से सो रही थी। पूरे घर में फैल रही उस हल्की पायल की झनकार से तारा को भी डर भरी सिहरन हो रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाती उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी और उसने देखा कि एक हाथ में टॉर्च लिए अनन्या
धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाती हुई ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही है। अचानक से अनन्या को वहां देखकर तारा हैरान होने के साथ साथ घबरा भी गई थी, क्योंकि अभी अभी उसने देखा था कि अनन्या के कमरे का दरवाजा बंद था। तो अनन्या ऊपर कैसे जा सकती थी? और ऊपर के सारे कमरे तो हमेशा ही बंद रहते थे, तो ये ऊपर क्यों जा रही थी, और वो भी इस वक्त? ये सोचती हुई तारा धीरे धीरे अनन्या के पीछे अपने कदम बढ़ाने लगी थी। अनन्या ऊपर जाकर एक तरफ मुड़ गई और तारा लगातार उस पर अपनी नजर बनाए हुए थी। अनन्या ने जब ऊपर के एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया तो तारा भी नीचे से जल्दी जल्दी ऊपर गई और उस कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। उसने गौर किया कि कमरे की कुंडी नहीं लगी हुई थी और दरवाजा ऐसे ही सटा हुआ था। दरवाजे के बाहर खड़ी तारा अपने मन में बोली, अनन्या मुझे हमेशा से अजीब लगी है, लेकिन इतनी अजीब है और ये इस कमरे में क्या कर रही है? जब से मैं यहाँ आई हूँ इस कमरे में तो छोड़ो, मैंने कभी किसी को ऊपर की तरफ आते हुए भी नहीं देखा है। और विक्की भी बता रहा था कि ऊपर बस कबाड़ भरा पड़ा है। इन लोगों ने सिर्फ नीचे के भाग को ही साफ किया था अपने रहने के लिए। तो फिर ऊपर क्या कर रही है ये अनन्या? कभी बेसमेंट में, कभी ऊपर के कमरे में। आज तो अनन्या को मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, फिर चाहे सबको शामिल क्यों न करना पड़े इन सब में। इतना सोचकर तारा ने उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया। कमरे का दरवाजा खुलते ही तारा सीधा उस कमरे के भीतर चली गई और बिना कुछ देखे वो पीछे मुड़ी और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। तारा पलटते हुए बोली, अब तुम क्या बोलोगी अनन्या कि तुम यहाँ क्या? इतना बोलते बोलते तारा खामोश हो गई, क्योंकि वहां अनन्या तो थी ही नहीं। वो पूरा कमरा खाली था, अंधेरे में डूबा। वो कमरा ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से इस कमरे में रोशनी नहीं आई हो। दिल को दहलाने वाली खामोशी फैली हुई थी। ये खामोशी थी या खौफ के आने के पहले की शांति, ये तो कोई नहीं जानता था। तारा ने अनन्या को आवाज लगाते हुए कहा, अनन्या देखो, मैं जानती हूँ तुम यही हो, तुम कहीं छुप गई हो। तारा अनन्या के जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन बदले में तारा को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। किसी तरह की कोई हलचल नहीं जिससे ये लगे कि इस कमरे में उसके अलावा भी कोई हो। उस कमरे में सिर्फ तारा के सांसों की आवाज गूंज रही थी। तारा महसूस करने लगी कि जैसे उस कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी के नजदीक हो। तारा पसीने से लथपथ होने लगी थी। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो जल रही है। तारा बेचैनी से इधर उधर देख रही थी और आखिर में वो जल्दी से पीछे पलटी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो कमरे का दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा जाम हो चुका है। तारा जितनी बार भी कोशिश करती, वो हर बार फेल हो जाती है। आखिर में थक कर तारा बेबसी से बोली, ये मैं कहाँ फंस गई, अब मैं क्या करूं? तभी धीरे धीरे उस कमरे में जैसे रोशनी होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कि उस कमरे में धीरे धीरे चिंगारियां उठ रही। तारा ने चौंकते हुए उस कमरे में चारों तरफ देखा। तारा के देखते ही देखते उस पूरे कमरे में आग की लपटें उठने लगी। चारों तरफ आग से घिरी हुई तारा ने देखा उसके सामने एक तस्वीर रखी हुई है। वो बहुत ही पुरानी तस्वीर थी जिसके चारों तरफ हल्के हल्के जलने के निशान थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तस्वीर बिल्कुल सुरक्षित थी। उस तस्वीर को कुछ नहीं हुआ था। तारा ने गौर से उस तस्वीर को देखा और बोली, ये तो दिखने में काफी हद तक विकी की तरह दिख रहा है, या शायद विकी इस तस्वीर की तरह दिखता है, तो इसका मतलब ये विकी के पापा की तस्वीर। इतना बोलती हुई तारा को जैसे कुछ याद आया हो, वो चौंक कर बोली, ये तस्वीर, इस आदमी की तस्वीर को तो हवेली में भी देखा था, सुमेर के पिताजी के साथ। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये वही इंसान थे। इसका मतलब विकी के पिताजी ठाकुर सज्जन सिंह के साथ काम करते थे। इसका मतलब ये है कि उनका भी बंजारन से कोई लेना देना हो सकता है। तभी तो मुझे पहली बार यहाँ आकर कुछ अलग महसूस हुआ था। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती हुई तारा को दिख रही थी, लेकिन इन सब बातों का फायदा तो तब होता ना जब वो उस कमरे से जिंदा निकल पाती। चारों तरफ आग की लपटों में घिरी हुई तारा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।